हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज़ में लेक्चर नंबर 38 और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का। वो है इमरजेंसी प्रोविजंस। अब ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स में इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चैप्टर इजी है समझने में। तो आज का हमारा जो लेक्चर का अप्रोच होगा वो कैसा होगा कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देके इसके साथ साथ कुछ ट्रिक्स दूंगी, प्लस कुछ हम जितने भी कंसेप्ट्स हैं उसे लॉजिकली समझेंगे, जिससे कि आपको जितने ये सारी जो चीज़ें हैं इसे मेमोराइज ना करना पड़े और आप लॉजिकली ही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाए। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो सारी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हुए हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो इसे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या आपको याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ट्रिक दिया था कि जितने भी इमरजेंसी प्रोविजंस के टाइप्स है हमारी कंट्री में उसे याद कैसे करना है आर्टिकल्स के साथ। तो देखिए, मैंने आपको, अगर आपको याद है तो हमने देखी थी फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल याद रखने की ट्रिक मैंने आपको कैसी बताई थी कि देखिए, जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये अब तक कितनी बार लग चुकी है? 0 बार। अब तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी फॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में नहीं लगी है। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि ये है आर्टिकल नंबर 360। बस एक छोटी सी हिंट चाहिए आपको। तो 0 से मतलब कभी नहीं लगी है तो आर्टिकल 360 ऐसे याद रखिए। इसके साथ साथ अब हमने एक तो टाइप देख लिया फाइनेंशियल इमरजेंसी का। अब दूसरे और दो कौन से टाइप है? तो एक तो है हमारी नेशनल इमरजेंसी और दूसरा है हमारा स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, जो पॉपुलर भी है। तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी को कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, यहाँ पे है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहाँ पे हमें बीच में ले लिया स्टेट इमरजेंसी को और सबसे पहले हमने ले लिया नेशनल इमरजेंसी को। यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है? 0 बार लगी है, कभी अब तक नहीं लगी है फॉर्चुनेटली। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल 360। अब ऐसे ध्यान में रखिए कि इमरजेंसी जो है जितनी भी हमारी कंट्री में है वो एक दूसरे के आसपास है, इसलिए तो 4 के डिफरेंस से याद रखिए। मतलब ये कि 360 माइनस अगर आप 4 कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 356, ठीक है। और अगर इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे, -4 यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे भी -4 कर दिया, तो ये आ गया 352। तो आपका ट्रिक क्या याद रखना है? फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक कभी लगी नहीं तो 0 बार लगी है तो आर्टिकल 360, बाकी के इमरजेंसीज भी इसके आसपास ही हो गई इसके आर्टिकल्स, तो फिर 4 के डिफरेंस से याद रखिए आर्टिकल 356 और आर्टिकल नंबर 352। ठीक है, इस तरह से आपको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है इमरजेंसी प्रोविजंस में? वो ये है, ये जो है हमारी इमरजेंसी प्रोविजंस, ये पार्ट 18 में आती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कहाँ से कहाँ तक आती है? सॉरी, मैंने नेशनल इमरजेंसी बोल दिया क्या? यहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस ऑल जितनी भी है तो ये आती है पार्ट 18 में। कहाँ से कहाँ तक आती है? आर्टिकल नंबर 352 से लेकर आर्टिकल नंबर 360 तक। इतना पहली इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। दूसरा, हमारे जो अंबेडकर जी है इन्होंने ये कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये है फ्लेक्सिबल। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल। व्हाट डज दैट मीन? फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि देखो, जब नॉर्मल टाइम होता है तब तो हम फेडरल रहते हैं, फेडरल फॉर्म में रहते हैं, और जब इमरजेंसी लगती है तब हम यूनिटरी फॉर्म में आ जाते हैं। इसका मैंने आपको सेलिएंट फीचर्स, अगर आपको याद है तो वहाँ पे भी समझाया था। तो ये एक बात है और इसी चीज़ की वजह से ये एक सेलिएंट फीचर है और ये सेलिएंट फीचर ही हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है एज कम्पेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दैट्स वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो यूनिक। अब टाइप्स जल्दी से देख लेते हैं नेशनल इमरजेंसी के कौन से हैं। सबसे पहली जो है ये होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी। दूसरी बात ये आपको याद रखनी है कि ये कब लगाई जाती है, इसका बेसिस आपको समझना ज़रूरी है। तो अगर हमारे इंडिया में, भगवान ना करे कि अगर कोई वॉर हो जाती है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है तो इसकी बेसिस पे हम लगाएंगे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिए कि पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे एक वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस करके, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये जो वर्ड है इसे चेंज किया गया और इसे चेंज करके इसको टर्न किया गया
आर्म्ड रिबेलियन में, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन में। और ये चेंज कब आया था? तो ये आया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। अब इसका कैसे हमने याद किया था? 4+4=8, तो 1978। तो अब एक और चीज़ ध्यान में रखिए, हमारे इमरजेंसी में जितने भी चेंजेस आए हैं तो मैक्सिमम चेंजेस जो है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आए हैं। वो कैसे, अभी हम फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे, मतलब इसी लेक्चर में, बस थोड़ा सा होल्ड कीजिए। याद रखिए कि 44 यहाँ पे कॉमन है, तो 44th ये हो गया। अच्छा, ये जो नेशनल इमरजेंसी है ना, ये कीवर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं होता। इसके बजाय हम, पता है कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऐसे लिखा हुआ है। नेशनल इमरजेंसी तो हम ऐसे डेली रूटीन में जब बात करते हैं, यूज़ करते हैं, तब यूज़ करते हैं। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वर्ड नहीं दिया है। दूसरा आप समझिए, वो है हमारी स्टेट इमरजेंसी। अब स्टेट इमरजेंसी फेमस है, आपने, हम इसे और क्या कहते हैं? इसे हम और कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, या फिर इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है, या फिर स्टेट इमरजेंसी तो कहते ही है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, हमने आर्टिकल भी याद किया है, आर्टिकल नंबर 356 के अंडर ये लगती है। ये कब लगती है? तो जब फेलियर हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, मतलब स्टेट को कुछ कहा गया था, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, तो ये जब डिक्लेयर किया जाता है तब प्रेसिडेंट्स रूल लगता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं। अच्छा, इसमें जो ये वर्ड है ना इमरजेंसी का, तो इमरजेंसी का वर्ड हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 356 यूज़ कहीं पे भी नहीं किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपीएससी में अगर आपको स्टेटमेंट्स में कहीं पे पूछा जाए तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। समझ में आया? ठीक है। अब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने देखा अब तक कभी नहीं लगी है, इसलिए आर्टिकल 360 के अंडर आता है। और इसको कब लगाया जाता है, इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस ये है, ये तब डिक्लेयर किया जाता है जब हमें थ्रेट हो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक नहीं लगी है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह सरकार थी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तभी भी हम इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, हमने तभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्पेशल फीचर्स क्या है इसके अलावा। सबसे पहली बात ये याद रखिए कि जो हमारा सेंटर होता है ये पावरफुल बन जाता है, इट बिकम ऑल पावरफुल, और जो स्टेट्स होते हैं ये अंडर आ जाते हैं हमारे सेंटर के अंडर कंप्लीट कंट्रोल। अब आप बोलेंगे कि मैम हम इमरजेंसी लगाते क्यों है, इसका एम क्या है लगाने का? तो इसका एम ये है कि हमें सेफगार्ड करना है किसी किसे, सॉवरिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को, ठीक है, डेमोक्रेसी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जितने भी वैल्यूज़ है ये सब ऐड कर दीजिए, इन सब को हम सेफगार्ड करना चाहते हैं, इसलिए इमरजेंसी लगाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल कंडीशंस आती है तभी ये इमरजेंसी लगाई जाती है। तो अब हम एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट ये देखिए नेशनल इमरजेंसी को, एक मैं फ्रेश पेज ले लेती हूँ। नेशनल इमरजेंसी, अब यहाँ पे हमने बेसिस देख लिया, एक्सटर्नल इमरजेंसी। अच्छा ये दोनों टाइप है, लेकिन एक बार फिर से इसका बेसिस देख लेते हैं। जल्दी से बताइए बेसिस क्या था, हमने अभी ऊपर देखा, रिकॉल कीजिए। एक तो वॉर हो सकता है, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है जल्दी से बताइए, आर्म्ड रिबेलियन हो सकता है। अगर ये तीन चीज़ें लगती है तो क्या लगेगा, नेशनल इमरजेंसी। और हमने आर्म्ड रिबेलियन को रिप्लेस किया था, किस वर्ड से रिप्लेस किया था जल्दी से बताइए? अभी देखा हमने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, गुड, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, हमने इसे रिप्लेस किया। अब ये डिक्लेयर की जा सकती है इवन बिफोर एक्चुअल इवेंट, मतलब हुआ भी नहीं है उसके पहले, मतलब लेट्स से कि कोई एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसी कोई इवेंट हो सकता है पॉसिबली जिससे कि डिस्टर्बेंसेस हमारी कंट्री में आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री थिंग्स, तो हम उसके ये चीज़ होने से पहले भी इसे डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि इमिनेंट डेंजर एविडेंट है, हमें दिख रहा है। अब इसका टाइप क्या है, पहला तो होता है एक एक्सटर्नल इमरजेंसी और दूसरी होती है इंटरनल इमरजेंसी। अब हम समझते हैं कि एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या है। तो इसमें बस एक चीज़ ध्यान में रखिए, एक्सटर्नल इमरजेंसी में आता है वॉर या फिर एग्रेशन डिक्लेरेशन। तो क्या आपको ध्यान में रखना है, एक्सटर्नल इमरजेंसी तब आएगा
जब कोई कंट्री, लेट्स से चाइना, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री हम पे वॉर डिक्लेयर कर दे या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है, इंटरनल इमरजेंसी में क्या आता है, इसमें आता है आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो दो टाइप आपको समझ में आ गए। अब देखिए, ये समझिए कि जो नेशनल इमरजेंसी की हम बात करते हैं तो ये पूरी कंट्री में भी अप्लाई हो सकता है और किसी पार्ट में भी अप्लाई हो सकता है, यानी कि 2 से 3 स्टेट्स है वहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है या फिर पूरी कंट्री में अप्लाई होगा। और ये कौन अलाउ करता है, ये अलाउ किया जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब इसे हम ऐड कैसे करेंगे, इसे ऐड करेंगे मतलब इसे याद कैसे करेंगे, 4+2 = 6 कीजिए और ये हो गया 1976। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए, इसमें और चीज़ें आपको कौन सी याद रखनी है, तो एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था। ठीक है, इस अमेंडमेंट को याद रखना है आपको। क्या अमेंडमेंट आया था, तो जो ग्राउंड्स थे, एक स्टोरी बताती हूँ उससे और अच्छे से समझ में आएगा। जो ग्राउंड्स थे, जो हमने अभी 3 ऊपर ग्राउंड्स देखे, इसके बेसिस पे हम क्या करते थे, इंटरनल इमरजेंसी लगाते थे। तो इन ग्राउंड्स में चेंजेस किए गए थे, इसलिए लाया गया था अमेंडमेंट। अब ये ग्राउंड्स क्या है और इसकी स्टोरी क्या है, ये समझिए। तो ओरिजिनली क्या होता था, ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये अलाउ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस एज अ ग्राउंड। आपको मैंने ऊपर बताया ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस किया गया, इसे हटा के हमने आर्म्ड रिबेलियन लाया। तो इसकी स्टोरी ये है कि 1975 में हमारी फॉर्मल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी और इस इमरजेंसी का जो रीज़न था, बेसिस था, ये था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि आप इंटरनल डिस्टर्बेंस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो टर्म है ये अपने आप में बहुत वेग है, ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बहुत वेग चीज़ बता रहे हैं आप। तो इसके बेसिस पे तो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट आए और ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे हमेशा इमरजेंसी लगाए, तो इस चीज़ का क्या हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है। तो इस मिसयूज़ को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, हमने लाया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया, हमने रिप्लेस कर दिया आर्म्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन से। आई होप स्टोरी समझ में आई आपको। तो अब हम इंटरनल डिस्टर्बेंस को यूज़ नहीं करते हैं नेशनल इमरजेंसी के लिए एज अ बेसिस। ये आई होप आप कभी अभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब ये समझिए कि कुछ सेफगार्ड्स है। किसके सेफगार्ड्स है, तो ये सेफगार्ड्स है कैबिनेट सेफगार्ड्स। अब जब मैं ये यूज़ कर रही हूँ वर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कैबिनेट सेफगार्ड का, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रोक्लेम कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, लेकिन ओनली इफ, ये ध्यान में रखिए, आप ध्यान से सुनिए, ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इज गिवन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे प्रेसिडेंट को रिटन रिकमेंडेशन चाहिए, किसका, हमारी यूनियन कैबिनेट का। और ये प्रोविजन पता है किसने इंट्रोड्यूस किया था, फिर से मैं आपको बोल चुकी हूँ, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत कॉमन है, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बोलूँगी जो ऐड की गई है, ये इसी अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई है। ये ट्रिक ध्यान में रखो, क्या ध्यान में रखना है, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हुई है वो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने की है। समझ में आया। तो इसने ये बोला कि भाई हमें रिटर्न रिकमेंडेशन दी है यूनियन कैबिनेट का। अब इसका रीज़न क्या है, फिर से वही रीज़न है। 1975 में हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, इन्होंने नेशनल इमरजेंसी तो लगा दी, लेकिन इन्होंने जब ये लगाई तब पूछा नहीं तब की कैबिनेट से। तो जब इमरजेंसी लग गई थी उसके बाद वहाँ की जो कैबिनेट है उनको पता चला था कि कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग गई है। समझ में आया। तो ये चीज़ फिर से ना हो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है, ये प्रोविजन ऐड किया गया है। समझ में आया आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीपल कुछ प्रोक्लेमेशन हैं, जैसे कि क्या, देखो एक 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। कब आया था, ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं बाय द वे। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब का था, 1975 का। और इसने क्या किया था, याद कीजिए अगर आपको याद हो, हमने जुडिशियल रिव्यू को
सॉरी, इमरजेंसी जो प्रोविजंस है, हमारी इमरजेंसी की जो प्रोविजंस है, इसको प्रिवेंट किया था फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। मतलब इम्यून कर दिया था कि अगर हम इमरजेंसी प्रोविजंस में कोई चीज़ें ला रहे हैं तो ये इम्यून रहेगी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, यानी कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा। तो ये जो बात है इसे हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में रिस्टोर किया, यानी कि जुडिशियल रिव्यू अब होगा। पहले 38 से जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया था, ये इम्यून कर दिया था नेशनल इमरजेंसी की प्रोविजंस को। 44th अमेंडमेंट आया एज ए सुपर हीरो और इसने क्या कहा कि नहीं नहीं, जुडिशियल रिव्यू को आप हटा नहीं सकते, जुडिशियल रिव्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लगेगा। और अगर आपको याद हो तो हमने देखा था इसके रिलेटेड केस, जल्दी से बताइए, जल्दी से रिकॉल कीजिए, हम देख चुके हैं। कौन सा केस आया था? ये था मिनर्वा मिल्स केस। यस, मिनर्वा मिल्स केस 1980 का। इसमें हमने क्या बोला था, जल्दी से याद कीजिए। प्रोक्लेमेशन अगर हो रहा है इमरजेंसीज का, और तो अगर यहाँ पे इमरजेंसी लगी है तो इसे चैलेंज किया जाएगा इफ़ इसे बनाया गया है मैलाफाइड इंटेंशन से, खराब इंटेंशन से बनाया गया है, कोई बेसिस नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही लगा दिया। दूसरा कि आपने जो चीज़ें लगाई है ये पूरी इरेलीवेंट थी, बेसलेस थी, किसी भी ग्राउंड पे आपने लगा, जो ज़रूरी ग्राउंड है उस पर नहीं लगाई थी। तो ये कब आया था? मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया था। ये आपको चीज़ याद रहेगी क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया? तो ये हम देख चुके हैं 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 का, इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। दूसरा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का, रिस्टोर्ड जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मिनर्वा मिल्स केस 1980, इसने क्या किया? ये चैलेंज किया जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उसको, ऑन द 2 थिंग्स। समझ में आया आपको? ठीक है। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैसी होती है। तो इनिशियल अप्रूवल कैसा होता है ये पहले देख लेते हैं हम। इनिशियल अप्रूवल में ये देखिए, अप्रूवल की टाइमलाइन मैंने यहाँ पे दे रखी है, लेकिन यहाँ पे मैं अभी लिख के समझाती हूँ आपको। तो इंटरनल प्रोविजंस में क्या होता है, लेट्स से कि प्रोक्लेमेशन हो गया है, डिक्लेयर कर दी है नेशनल इमरजेंसी, प्रोक्लेम हो गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मस्ट, ये कीवर्ड है मस्ट क्या करना होगा, इनको यहाँ पे अप्रूव करना होगा हमारी नेशनल इमरजेंसी को बाय बोथ द हाउसेस। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आया? तो अगर प्रोक्लेमेशन हो रहा है हमारे प्रेसिडेंट जी के द्वारा तो यहाँ पे मस्ट है कि ये अप्रूव होना चाहिए बाय बोथ द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। दूसरी बात, अच्छा लॉजिकली समझिए ये क्यों किया गया होगा। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी के नाम पे मिसयूज़ ना हो। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान में ये रखनी है कि ये जो अप्रूवल है ये 1 महीने के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी इशू आपको करना है 1 महीने के अंदर करो। पहले क्या होता था, पहले 2 महीने लगते थे, लेकिन फिर ये चीज़ 44th अमेंडमेंट से हटा दी गई और इन्होंने 44th अमेंडमेंट ने ये बोला कि भाई 2 महीने लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं कम करके अभी 1 महीना कर रहा हूँ। तो और ये क्यों किया गया, फिर से वही लॉजिक है, हमको प्रिवेंट करना है मिसयूज़, इसलिए। दूसरी बात क्या है, दूसरा ये हो सकता है कि हमारी जो लोकसभा है ये डिसॉल्व हो जाए, फिर क्या होगा। तो लेट्स से कि लोकसभा हो गई डिसॉल्व, कब हुई ये डिसॉल्व, जब इमरजेंसी प्रोविज़न लगी, या फिर ये तब डिसॉल्व हो गई जब इमरजेंसी प्रोविज़न लगने ही वाली थी और 1 महीने के अंदर अंदर ही ये डिसॉल्व हो गई बिफोर अप्रूवल ऑफ इमरजेंसी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इमरजेंसी कंटिन्यू रहेगी अंटिल 30 डेज। तो ये 30 डेज की विंडो ध्यान में रखिए फ्रॉम फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा। मतलब पुरानी लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो तब तक क्या करेंगी हमारी राज्यसभा। अब देखो लेट्स से कि आज की एक डेट है और आज लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो अब बीच में थोड़ा टाइम रहेगा, मतलब इलेक्शन वगैरह भी तो हो गए ना न्यू लोकसभा आने के लिए, तो अभी तो ये बीच का टाइम रह गया है। अब इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है, लेकिन डिक्लेयर करने से पहले ये लोकसभा डिसअप्रूव हो गई, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक टाइम है, तब तक हमारी राज्यसभा क्या करेगी, इसे अप्रूव कर देंगी। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, जो इमरजेंसी करने का प्रस्ताव दिया गया था ये लाइव रहेगा, ये जिंदा रहेगा, ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। और जब न्यू लोकसभा आएगी तब ये इसे अप्रूव करेगी। अगर अप्रूव नहीं करती है तो फिर नहीं लगेगी इमरजेंसी, अगर अप्रूव करती है तो फिर इमरजेंसी लग जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे
क्या समझाना चाहती हूँ मैं, लोकसभा डिसॉल्व हुई तो क्या होगा और यहाँ पे राज्यसभा का रोल क्या है। राज्यसभा का रोल समझ में आया। जब लोकसभा नहीं है सेशन में, डिसॉल्व हो चुकी है, तो राज्यसभा इमरजेंसी प्रोविजन को जिंदा रख रही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ बताती हूँ, वो समझो कि अप्रूवल हो गया है तो कंटिन्यूएशन आफ्टर अप्रूवल कब तक रहेगा। तो ये बात ध्यान में रखिए कि लोकसभा प्लस हमारी राज्यसभा दोनों भी इसे अप्रूव कर रहे हैं इमरजेंसी को, और ये 6 महीने तक रहेगी। और अगर आपको इमरजेंसी को 6 महीने के बाद भी लेट से कंटिन्यू करना है तो हमारी पार्लियामेंट को मस्ट, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, मस्ट, अप्रूव करना ही पड़ेगा अगेन 6 महीने के लिए। तो इमरजेंसी लगी 6 महीने तक चलेगी, आपको 6 महीने के और चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा, तो फिर से पार्लियामेंट आप अप्रूव कीजिए इस इमरजेंसी को 6 महीने के लिए। तो 6 मंथ का टाइम पीरियड ध्यान में रखना है आपको। तो ये क्या है, ये है पीरियोडिकल अप्रूवल। कीवर्ड क्या है, पीरियोडिकल अप्रूवल। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे तो गलत नहीं करना है। तो पीरियोडिकल अप्रूवल का यहाँ पे डायग्राम दे दिया है मैंने। इनिशियल अप्रूवल होगा, फिर इसके बाद इमरजेंसी ड्यूरेशन 6 मंथ का रहेगा, फिर पीरियोडिक अप्रूवल, अगेन आपको अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट को 6 मंथ्स के लिए, और फिर अच्छा इसमें और एक चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि हमने ये जो प्रोविज़न है ये ऐड किया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। मैं बता चुकी हूँ 44th ही है जिसने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की हैं। पहले क्या होता था पता है, बिफोर, इससे पहले आपको इम्पोर्टेंट समझ में आएगा अगर मैं आपको पहले की स्टोरी बताऊंगी। तो पहले ये होता था कि अगर इमरजेंसी लग गई है तो ये इंडेफिनेटली लगती थी। मतलब एग्जीक्यूटिव जो हमारा कैबिनेट है, ये इनके मन के ऊपर था कि ये जब तक चाहेंगे तब तक इमरजेंसी लगी रहेगी, और कोई पीरियोडिक अप्रूवल था ही नहीं। ये कीवर्ड बहुत प्यारा है, ध्यान में रखिए, पीरियोडिक अप्रूवल। पीरियोडिक अप्रूवल यहाँ पे क्या है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो मिसयूज़ है इसका स्कोप कितना बढ़ रहा है कि कैबिनेट के मन में जब तक आएगा तब तक इमरजेंसी लगी रहेगी, और इमरजेंसी इतनी इजी चीज़ नहीं है, बहुत आपके फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड होते हैं। आपको पता है कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी प्रॉब्लम आती है, इसमें इम्पैक्ट्स क्या होते हैं वो तो हम देखेंगे ही वैसे। तो ये ध्यान में रखिए आप, ठीक है। और फिफ्थ चीज़ आपको ये देखनी है कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या क्या है। तो ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट आपको आई होप समझ में आ गया। 1975 का एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, इससे ही इतनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब टाइप ऑफ मेजोरिटी कौन सी होती है, यहाँ पे रिक्वायर्ड कौन सी होती है। तो एवरी रिजोल्यूशन के लिए पहले तो है प्रोक्लेमेशन के लिए, इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन के लिए, दूसरा उसको कंटिन्यू रखने के लिए। तो इमरजेंसी को प्रोक्लेम करो, इमरजेंसी को कंटिन्यू रखो फर्दर। तो ये दोनों भी चीज़ें जो है, प्रोक्लेम करना और कंटिन्यू रखना इमरजेंसी को, ये मस्ट है कि ये पास हो बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ध्यान में रखो यहाँ पे क्या लगेगी, स्पेशल मेजॉरिटी। जल्दी से याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था अच्छे से स्पेशल मेजॉरिटी को विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। क्या होती है, ये है, जल्दी से बताइए, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, उसके साथ प्लस 2/3 क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये होती है हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। तो ये यहाँ पे लगेगी। और ये भी प्रोविजन स्पेशल मेजॉरिटी का किसने इंट्रोड्यूस किया था, हमारी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 में। और अच्छा इसका इंपॉर्टेंस पता है क्या है, इससे पहले क्या होता था कि जो इमरजेंसी थी ये सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाती थी। मतलब स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, और सिंपल मेजॉरिटी होती थी, इस वजह से इमरजेंसी लगाना बहुत इजी होता था, और कंटिन्यू रखना भी, प्रोक्लेमेशन करना भी बहुत इजी हो जाता था। तो इसलिए ये चेंजेस लाए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ में आया, ठीक है। अब बस समझते हैं कि रिवोकेशन कैसे करें। रिवोकेशन, तो ये चीज़ें आपको समझा दी मैंने, अभी जो ऊपर समझाई ये चीज़, ये सारी डायग्राम के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे देख ली। अब समझो कि रिवोकेशन कैसे होता है। रिवोकेशन का मतलब क्या हुआ, रिवोकेशन मतलब एंड, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या हुआ, प्रोक्लेमेशन यहाँ पे दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्ट। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ आपको, ये स्टार्ट्स और रिवोकेशन मतलब एंड। तो रिवोकेशन कैसे करें, जो आपने प्रोक्लेम किया है नेशनल इमरजेंसी को। सबसे पहले तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट इसे रिवोक कर सकते हैं एनी टाइम। और अगर हमारे प्रेसिडेंट को इसे रिवोक करना है नेशनल इमरजेंसी को, तो इसलिए ये कोई और प्रोक्लेमेशन लाएंगे और उसमें ये बोला जाएगा कि भाई
ये जो रिजोल्यूशन आपने लाया गया है ये अब रिक्वायर्ड नहीं है और हम नेशनल इमरजेंसी को हटा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें जब हमारे प्रेसिडेंट करते हैं तब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि हमारी जो पार्लियामेंट है इनका अप्रूवल रिक्वायर नहीं होता है। समझ में आया? तो हमारे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन को रिवोक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है लोकसभा की। अब लोकसभा में क्या है, लोकसभा यहाँ पे पास कर सकता है रिजोल्यूशन। अब ये जो सेफगार्ड है ये भी किसने इंट्रोड्यूस किया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। बहुत कॉमन है, हर जगह पे है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इससे पहले पता है क्या होता था, बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारे प्रेसिडेंट जो थे ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिवोक कर सकते थे और वो भी उनके खुद की डिस्क्रिशन पे, उनके मन के ऊपर था ये, और लोकसभा का इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन जैसे ही 44th अमेंडमेंट आया तो लोकसभा अब पास कर सकती थी रिजोल्यूशन, और इसमें अगर लोकसभा चाहे तो डिसअप्रूव भी कर सकती थी या फिर कंटिन्यू भी कर सकती है इमरजेंसी को। और ऐसा जो रिजोल्यूशन होता है जो पार्लियामेंट पास करता है ये बाउंड होता है बाय द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो है हमारे इनको ये मानना ही पड़ेगा। और अगर हमारी लोकसभा ये कहती है रिजोल्यूशन में कि भाई हम डिसअप्रूव करते हैं इस इमरजेंसी को, अभी के अभी इसको हटाइए, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है इनको इसे रिवोक करना ही पड़ेगा, ये बाउंड है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ और एक बात है, वो कौन सी है, वो ये है कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस है, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस है फॉर डिसअप्रूविंग मोशन। मतलब ये है, ये अच्छा ये क्यों लाया गया है स्पेशल प्रोविजन, हम सेफगार्ड करना चाहते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। अब इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहली बात ये है कि अगर इफ़, ध्यान से सुनिए, इफ़ 1/10, कितना, 1/10 ऑफ अ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स ये रिटर्न नोटिस देते हैं, लिख के क्या करते हैं, रिटर्न नोटिस दे दी, किसको, एक तो स्पीकर को दे दिया रिटर्न नोटिस, या फिर हमारे प्रेसिडेंट को दे दिया। अब स्पीकर को कब देंगे, लॉजिकली समझिए, जब सेशन में होगी लोकसभा तब देंगे ना, और प्रेसिडेंट को कब देंगे, जब सेशन में नहीं होंगे तब देंगे। तो जब ये रिटर्न दे देते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल सिटिंग मस्ट होती है। तो स्पेशल सिटिंग मस्ट बुलाई जाती है, और कब बुलाई जाती है, विद इन 14 डेज। तो ये 14 डेज का विंडो आपको ध्यान में रखना है कि आप ये जो कैंसिल करने का, डिसअप्रूवल करने का ये रिजोल्यूशन दे रहे हैं इसे फिर से देखिए। तो डिसअप्रूव कीजिए हमारी नेशनल इमरजेंसी को। अब ये इसके रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है तो ध्यान में रखिए, 1/10 टोटल ऑफ लोकसभा है, रिटर्न दे रहे हैं स्पीकर को या फिर प्रेसिडेंट को, और फिर 14 डेज के अंडर ही स्पेशल सिटिंग बुलाई जा रही है लोकसभा की। समझ में आया? ठीक है। अब फोर्थ एक डिफरेंस आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, अप्रूवल के बीच में और डिसअप्रूवल के बीच में ऑफ रिजोल्यूशन। जो रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है इसका अप्रूवल और डिसअप्रूवल कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं अप्रूवल, और यहाँ पे देखेंगे डिसअप्रूवल। अप्रूवल किसका, कि भाई नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू रखिए। यहाँ पे क्या क्या नीड है, अब मैं आपको एक ट्रिक दूंगी, उस ट्रिक से अगर मैं आपको जितना भी समझा रही हूँ ये सारी चीज़ें समझ में भी नहीं भी आई तो ये ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगी चीज़ें। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि भाई एंट्री बहुत मुश्किल है लेकिन एग्जिट ईजी है। क्या है ट्रिक, एंट्री बहुत मुश्किल है लेकिन एग्जिट ईजी है। समझ में आया? अब समझाती हूँ इस ट्रिक का मतलब क्या है। देखो, अप्रूवल करना है किस चीज़ के रिलेटेड, कि हमको नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है। मतलब क्या, इसके लिए ये चीज़ करने के लिए, नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए या फिर रिजोल्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए, अप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अप्रूवल लगेगा बोथ हाउसेस का, मतलब लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, दोनों का भी अप्रूवल लगेगा। इसके साथ साथ और एक चीज़ लगेगी, वो क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी अपने आप में ही बहुत मुश्किल है, तो ये आपको मैं समझा चुकी हूँ स्पेशल मेजॉरिटी का मीनिंग। तो ये दोनों चीज़ें लगेगी। अब यहाँ पे अगर आपको डिसअप्रूवल करना है यानी कि रिवोक करनी है नेशनल इमरजेंसी को, तो ये कैसी है, तो यहाँ पे अप्रूवल लगेगा सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का। समझ में आया? और दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी ही लगती है बस। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या, जल्दी से याद कीजिए, मैंने आपको बताया था मोर देन 50% मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो समझ में आ रहा है, एंट्री डिफिकल्ट है, एग्जिट इजी है।
बस इतना ट्रिक ध्यान में रखिए। किसी भी तरह से अगर आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप इसका आंसर करेक्टली मार्क कर पाएंगे। अब क्या आपको ध्यान में रखना है, अच्छा जो मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई थी ये सारी मैंने डायग्राम के फॉर्मेट में दे दिया है। रिटन नोटिस, फिर नोटिस टू स्पीकर और प्रेसिडेंट, फिर स्पेशल सिटिंग शेड्यूल, और उसके बाद डिसअप्रूवल रिजोल्यूशन कंसिडर्ड। समझ में आया? ठीक है। अब अच्छा ये भी चीज़ आपको बता दी है, अप्रूवल और डिसअप्रूवल रिजोल्यूशन। अब इसके बाद देखिए इफेक्ट क्या होते हैं हमारे अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो इसके कुछ इफेक्ट्स होंगे, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। नेशनल इमरजेंसी किसके अंडर आर्टिकल के लगते हैं? जल्दी से रिकॉल कीजिए, आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर ये नेशनल इमरजेंसी फोर्स में है तो इसके इफेक्ट होते हैं 3 चीज़ों पे। कौन सी चीज़ें हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है, डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है सेंटर स्टेट रिलेशन, ये पहला हो गया। फिर नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट आता है लोकसभा पे और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है उन पे। और तीसरा जो इफेक्ट आता है वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स पे। तो नेशनल इमरजेंसी की इफेक्ट्स हम ये तीनों भी डायमेंशंस में देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इमरजेंसी रिलेशंस समझिए क्या क्या है। सबसे पहले जो इफेक्ट होता है ये होता है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस पे। अब आप बोलेंगे मैम इसका क्या मतलब हुआ एग्जैक्टली, कैसे रिलेशन चेंज हो रहे हैं? देखिए अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस लेक्चर में सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। उसमें मैंने आपको एक सेलिएंट फीचर समझाया था कि देखो भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना यूनिक है ना कि जो ये फेडरल स्ट्रक्चर होता है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक दिन के अंदर अंदर टेम्पररीली यूनिटरी में कन्वर्ट हो सकता है। और ये जो फीचर है ये आपको दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, इसलिए ये यूनिक फीचर है। अब यहाँ पे और एक चीज़ क्या है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव की जो रिलेशनशिप होती है बिटवीन द सेंटर और स्टेट, इसमें क्या होता है। अब ये इफेक्ट समझने के लिए आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि नॉर्मल टाइम में क्या हो रहा है, और दूसरा समझना होगा कि इमरजेंसी जब लग जाती है तब क्या हो रहा है। तो जब नॉर्मल टाइम चलता है तब क्या होता है, सिंपल है, सेंटर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। किसको डायरेक्शन देगा? हमारी स्टेट को डायरेक्शन देगा। और क्या बोलेगा डायरेक्शन में कि भाई देखो यहाँ पे हमारी लिस्ट है, लिस्ट देखी थी हमने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, याद है ना आपको। तो अगर कोई लिस्ट है तो इसके ऊपर सेंटर डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाती है ना तो इमरजेंसी में जो सेंटर है ये डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को ऑन एनी मैटर। यहाँ पे तो सिलेक्टेड था वैसे, लेकिन यहाँ पे कोई भी मैटर हो सकता है जिस पे डायरेक्शन दी जा सकती है। और इसके साथ साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है ये सस्पेंड तो नहीं होती, लेकिन ये अंडर कंप्लीट कंट्रोल आ जाती है हमारे सेंटर के। समझ में आया? दूसरा लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है सेंटर और स्टेट के बीच वो कैसे होते हैं। तो पहला जब नॉर्मल टाइम चलता है तब क्या होता है कि हमारी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है यूनियन लिस्ट पे या फिर कॉन्करेंट लिस्ट पे, और जो हमारी स्टेट्स होती है ये अपने स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाती है। ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तब क्या होता है कि हमारी पार्लियामेंट ये लॉ स्टेट लिस्ट पे भी बना सकती है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं हो रहा है, लेकिन उनकी जो पावर है दे बिकम सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। ये चीज़ ध्यान में रहेगी आपके। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, जो यूनिटरी शिफ्ट है वो तो हो ही रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर को हम टेम्परेली क्या कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट होती है जो स्टेट लेजिस्लेचर के सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाती है ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सीज टू ऑपरेट। कब ऑपरेट मतलब इनका ऑपरेशन कब बंद हो जाएगा? लेट्स से कि आज इमरजेंसी लगी थी और इमरजेंसी खत्म हो गई है, तो इसके बाद 6 महीने के बाद इमरजेंसी यहाँ पे ख़त्म हुई, यहाँ पे 6 मंथ्स का पीरियड, इसके बाद ये जो जितने भी लॉज हैं दे विल सीज टू ऑपरेट नहीं होंगे। मैं ऑपरेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, निकालने की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे जितने भी लॉज वगैरह लाए हैं सीज टू ऑपरेट बोल रही हूँ। और दूसरी बात, जो पार्लियामेंट है हमारी, अगर ये सेशन में नहीं है तो हमारे प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। तो पार्लियामेंट भी अगर ना हो तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, हमारे स्टेट सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या है, हमारे पार्लियामेंट जो है, हमारी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पावर्स या फिर ड्यूटीज़ दे सकती है हमारी स्टेट को या फिर ऑफिसर्स को इन द मैटर ऑफ जो ऐसे मैटर्स है जो यूनियन लिस्ट के बाहर है। इसलिए
और ये जो प्रोविजन है, पर्टिकुलर प्रोविजन, ये लाई गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और इसने फिर चेंजेस किए, और जो सिर्फ स्टेट को ही अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब देखो, यहाँ पे जब मैं ये बोल रही हूँ कि पार्लियामेंट ड्यूटीज़ दे रही है या फिर पावर्स दे रही है सेंटर को कि भाई आप यूनियन लिस्ट के आउटसाइड अगर कोई मैटर है इस पे काम कीजिए, और ये 42nd ने इंट्रोड्यूस किया है, तो जो स्टेट इन्वॉल्व है वो तो है ही, लेकिन हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनके सबके ऊपर ये अफेक्ट करेगा, सिर्फ इन्वॉल्व स्टेट पे अफेक्ट नहीं करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? दूसरा ये ध्यान में रखिए कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है जो अब तक नहीं लगी है, तो देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंटर से फाइनेंशियल असिस्टेंस मांग सकती है, ट्रांसफ़र मांग सकती है, जैसे कि टैक्सेस का, या फिर कोई ग्रांट्स दीजिए हमको, ऐसा कुछ। लेकिन जब इमरजेंसी लगती है तब क्या होता है, तब लेट्स से कि सेंटर और स्टेट यहाँ पे है और सेंटर ने कुछ रेवेन्यूज़ कलेक्ट किया है, ठीक है, तो ऐसे कहा जाता है कि जितना भी रेवेन्यू मैटर है, जितना रेवेन्यू सेंटर ने कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं हमारी सेंटर, यानी कि ये कंटिन्यू तब तक रहेगी जब तक, अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो समझ में आ गई, लेकिन ये कब तक कंटिन्यू रहेगी ये भी समझना ज़रूरी है। तो ये कंटिन्यू तब तक रहेगी जब तक कि इमरजेंसी उस फाइनेंशियल ईयर में एंड नहीं हो जाती। तो लेट्स से कि इस ईयर में इमरजेंसी एंड हो गई है, तो इस इमरजेंसी का ईयर का फाइनेंशियल ईयर क्या है हम ये भी देखेंगे, और जिस फाइनेंशियल ईयर में इमरजेंसी एंड हो रही है उसे हम कंसिडर करेंगे। और एवरी सच अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मस्ट लेड बिफोर द पार्लियामेंट, ऐसा कोई भी अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ रहा है हर एक को पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है, तो इट विल बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है नेशनल इमरजेंसी का ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, इसके टेन्योर का देख लेते हैं। नॉर्मल टाइम में क्या होता है पता है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये नॉर्मली 5 साल तक अपना अपना काम करते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी लगती है ना, ड्यूरिंग इमरजेंसी, तब लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्सटेंशन है ये 1 साल बढ़ाया जा सकता है, और हर बार इसे किया जा सकता है। समझ में आया? इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे कि 1975 में हमने इमरजेंसी लगाई थी हमारी इंदिरा गांधी जी ने, तो तब की जो गवर्नमेंट थी, लोकसभा का जो टेन्योर था वो 1971 से लेके 1977 तक चला था। समझ में आया? और यहाँ पे 2 बार इसे एक्सटेंड किया गया था 1 साल से, फॉर 1 ईयर। तो ईच टाइम 1 साल से आप क्या कर सकते हो, इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और इमरजेंसी फोर्स में तब तक रहेगी। आफ्टर इमरजेंसी एंड्स तो फिर एक्सटेंशन जो है ये कैन नॉट गो बियॉन्ड 6 मंथ्स। ये भी आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है, क्या होगा, 6 मंथ से ऊपर आप इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आपको कंटिन्यू करना है तो हर 1 साल के लिए इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो आज का हम लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। कल हम जो इमरजेंसी प्रोविजंस है इसके मेनली हम क्या करेंगे, इसका इफेक्ट जो फंडामेंटल राइट्स पे क्या हो सकता है, और स्पेशली आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359 का डिफरेंस क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। 44th अमेंडमेंट की कुछ प्रोविजंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चंस भी आ सकता है। फिर कुछ और भी प्रोविजंस है इमरजेंसी को लेके, वो सारे हम देखेंगे। ओके, तो अच्छे से आप लेक्चर को रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए आज ही के आज, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।